Hi students, once again welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. After a very long time, again I am just making video for all of you guys. So students, as you know that we have already studied periodic classification of the elements, and I think each and every concept of this chapter is clear. I hope I have made you understand each and everything. आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने पूरा थ्योरी पार्ट देखा. उसके बाद इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस उस चैप्टर के बेसिस पे देखा. तो गाइस, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपसे गुजारिश होगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एट फर्स्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज ऑल्सो. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाली वीडियो को भी देखें, जिनमें मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि आपको जितने अच्छे से अच्छे, आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूँ और चीज़ों को बेहतर समझाने की कोशिश किया है. इवन दो इफ़ समबडी हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ एनी डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट होगा, किसी को किसी तरह का कोई उसमें प्रॉब्लम होगी उस चैप्टर में, तो आप बेधड़क आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड. तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एट फर्स्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिलता रहे. तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए भी. जो आगे चल करके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या तो आईसी साइंस रखना चाहते हैं, या तो फिर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग, रेलवे, सब जगह इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो गाइस, टुडे विल सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करेंगे. वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छा लगता है, और अगले वीडियो में मैं और भी एनर्जी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ. तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं. तो एवरीवन सिट विद अ पेन एंड कॉपी, पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे, क्या कि मैं नोट्स भी साथ ही साथ प्रोवाइड कराता जाता हूँ, पीडीएफ भी साथ ही देता जाता हूँ, तो आप उसका नोट्स बनाते जाएंगे. फिर से मैं बताना चाहूँ कि जो बच्चे हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जितना भी वीडियोज़ है आप उसे देखेंगे, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स का. ये पहला वीडियो है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन आती है, व्हाट इज मेटल. एक्चुअली as you know that there are totally 118 elements. There are how many elements? There are totally 118 elements. 118 एलिमेंट्स हैं. और जैसे मैंने उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि उस 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं. आप देखा था कि मेटलॉइड्स जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है. और एक लास्ट ग्रुप जो अपना था 18th ग्रुप, जिसे हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, जो इनर्ट एटम कहलाता है, जो नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका लास्ट सेल जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल का, तो इसका लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है. तो वही चीज हम लोग देखेंगे, मेटल के बारे में देखेंगे. क्या देखेंगे हम लोग? मेटल के बारे में. व्हाट इज मेटल. सो आई होप, आई थिंक इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज मेटल. तो आप वहां पे भी पढ़ें कि metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. क्या बोल रहा है कि मेटल क्या है? तो मेटल एक इस तरह का एलिमेंट है जो आपको कंडक्ट करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और मेलेबल होता है. मेलेबल किसे कहते हैं? व्हाट इज मेलेबल. मेलेबल मीन्स विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, जिसको हम लोग हथौड़ी से मार मार के पतले चादर के रूप में
बदल, जैसे आप देखते होंगे कि लोहे को पीट पीट के चादर के रूप में बदला जाता है, सोने को चांदी को सबको पीटा के हम लोग उसको चादर में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी दैट मीन्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको हम लोग तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जिसको हम लोग विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको वायर में ड्रॉन किया जा सकता है। तो उस तरह का एलिमेंट जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज हो उसे हम लोग मेटल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी है। एग्जांपल्स आर आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। अब यहां पे बात आती है कि क्या हमें इतने सारे एग्जांपल को याद रखना पड़ेगा? क्या हमें इतने सारे एग्जांपल को याद रखना पड़ेगा? नो, देयर इज नो नीड टू लर्न द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर मुझे दे दिया जाए तो हाउ कैन वी से दैट इट इज मेटल और इट इज नॉन मेटल? हाउ कैन वी से दैट? हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? यहां पे देखिए अगला लाइन आप पढ़ेंगे कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, दस मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो क्या हुआ कि मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह का एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। कब और कैसे? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर ये लूज ही क्यों करता है। तो बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, दैट इज व्हाई मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को हम लोग क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। हम लोग देखते हैं एक नए स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, और वो कैसे पॉजिटिव आयन को फॉर्मेशन करता है। देखो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 3 एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम, दूसरा लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और तीसरा लेते हैं हम लोग नियोन। ये 3 एग्जांपल लेते हैं। तो आई होप अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नियोन क्या है। नियोन एक तरह का इनर्ट एटम है, इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है। ऐसा आखिर क्यों होगा? मैं तीनों को बारी बारी आपको समझाता हूं और चीजों को अच्छे से एकदम आसानी से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज जो हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आपके पढ़ाई हैम्पर ना हो, आपके सिलेबस पूरा होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का आपको पता होगा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 282। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है? नहीं, इसका जो होता है 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब मैं नियोन को लेता हूं। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका जब लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 8 होगा। आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पे मैग्नीशियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, और नियोन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट सेल में। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एट आउटर मोस्ट सेल। अब देखो बच्चे, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल एलिमेंट ही नहीं, हर एक इंसान को, दुनिया में हर एक चीज को स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो यह स्टेबल कैसे होगा? स्टेबल तभी होगा जब ये आपका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। जब इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होना चाहिए? कंप्लीटली। तो आप देख सकते हैं नियोन में कंप्लीटली फिल्ड है। या 8 जो है किसी भी सेल में, किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी सेल में नहीं, आउटर मोस्ट सेल में ये नियम होता है, रूल होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आप नहीं डाल सकते हैं। मतलब आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है? 8। अगर 8 है तो वो स्टेबल है, वो इनर्ट है। क्या है वो?
इनर्ट है। तो आप देख सकते हैं ये नियोन का आउटरमोस्ट सेल में 8 है, इसीलिए ये इनर्ट गैस है और ये नॉन रिएक्टिव, अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैग्नीशियम में आप देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में देख सकते हैं इसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इन दोनों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नियोन को मैं इरेज करता हूं, आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया कि इनर्ट क्यों है, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीटली फील्ड है। अब कंप्लीटली फील्ड है, ना इसको किसी को देना होगा ना किसी से लेना होगा, ये स्टेबल है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को देखो, अब इसका आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 पूरा करना है तो इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी ना ये 6 और 2 8 होगा। अगर नहीं 6 चाहिए तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर जाए, क्या कर जाए, इसको लूज कर जाए। अगर ये 2 जो है इसके पास इसको लूज कर जाए तो आउटरमोस्ट इसका सेल कौन सा बन जाएगा, 8 वाला बन जाएगा। तो आउटरमोस्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये स्टेबल। तो आप मुझे बताइए कौन सा आसान है, 6 लेना आसान है या 2 लूज कर देना आसान है। आप 100% कहेंगे कि 6 लेने में ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, 2 ये लूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा ये, 2 ये लूज कर जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। ओके गाइज, तो हमने देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2 है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो -2 इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर गया। अब जितना वो लूज कर रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2 उतना इसके पास ज्यादा है तभी तो लूज कर रहा है। तो ज्यादा का साइन क्या होता है, प्लस की माइनस, प्लस साइन होता है। तो इसीलिए इस Mg के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। समझ में आया, क्या आ जाएगा, +2 का साइन। इसी को कहते हैं पॉजिटिव आयन। इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव, अब देखो इसको लास्ट आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया, मतलब ये मेटल है। जो एलिमेंट पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करे वो मेटल कहलाता है और उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। सो अब हम इसको आसानी कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम मेटल है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब हम लोग चलते हैं गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इससे चीजें अच्छी से। अब मैं ऑक्सीजन का चलता हूं। ऑक्सीजन को देखते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे करता है, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने दिखाया कि लूज करेगा तभी जब उसके पास पॉजिटिव है, ज्यादा है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। अब एक बताइए कि इसके लास्ट सेल में 6 है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए या फिर 6 का 6 लूज कर देना पड़ेगा, इसको 6 का 6 लूज कर जाना पड़ेगा। आसान कौन है, 2 लेना कि 6 लूज करना, 2 गेन करना आसान है। 2 गेन करना आसान है ना। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अब ये क्या किया, 2 गेन किया है। क्या किया, ये 2 गेन किया। गेन किया मतलब 2, ये क्या है, कर्ज है, इसके ऊपर 2 माइनस में चला है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, O के ऊपर 2 माइनस, O के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस। तो ये किस तरह का आयन का फॉर्मेशन किया, निगेटिव आयन फॉर्मेशन किया। किस तरह का आयन का फॉर्मेशन किया, ये निगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया। अगर निगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया तो ये नॉन मेटल है। क्या है, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है वो, ओके स्टूडेंट्स। तो
इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया। क्या फॉर्मेशन किया, ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया, तो ये नॉन मेटल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा अपना, ये हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। तो like this way we can come to know that which element is metal and which element is non metal। तो आई होप मैं आपको चीजें बेहतर समझा पाया हूँगा। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ कि हम कैसे समझेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो आपने देखा कि ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम क्या है, नॉन मेटल है। चलिए मैं आपको कुछ एलिमेंट और देता हूँ, आपको मैं कुछ और एलिमेंट देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी कि हम कैसे समझेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल। हम किसी और एलिमेंट लेते हैं, चलते हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 283। अब एक बात बताओ, आटोमोस्ट सेल में इसके कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, तभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में इसका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसको क्या होगा, या तो ये इसको 5 चाहिए, 5 किसी से ले ले, या तो ये 3 का 3 लूज कर जाए तो ये आटोमोस्ट सेल बन जाएगा। तो लेना कौन सा आसान है, 5 लेना या 3 लूज करना, 3 लूज करना आसान है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे लूजिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कितने प्लस में चला जाएगा, ये 3 प्लस में चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 8 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम भी क्या है, हमारा मेटल है, क्योंकि ये क्या किया है, लूज किया है, लूज करके ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया है। तो एल्युमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल। तो लाइक दिस यू कैन यू नो फाइंड इट गाइस कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। आई होप मैं आपको चीजें बेहतर से समझा पाया हूँगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, फिर से हम लोग पिछले स्लाइड में आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्लियर, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि मेटल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, heat and electricity, which are malleable, ductile. Some examples already have given, and how it forms positive ions, that is why it is called electropositive element. अब हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो स्टूडेंट इस चीज के बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो ज्यादा टाइम मैं इसमें नहीं दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते जाता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। हाँ, दूसरी चीज आप इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, आप देखते हैं आयरन को छुओ हार्ड होता है, एल्युमिनियम को छुओ हार्ड होता है, कॉपर को छुओ हार्ड होता है, एक्सेप्ट सम अल्कली मेटल। जैसे आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, इसलिए सबसे पहला चैप्टर मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको इधर सारी चीजें, हर एक चैप्टर उस पर डिपेंड है, तो आपने देखा है कि अल्कली मेटल कौन से ग्रुप में होता है, फर्स्ट ग्रुप में होता है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो सॉफ्ट एलिमेंट होता है। उसके अलावा आपका लगभग सभी मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दीज आर नॉट हार्ड, यू नो, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ। छुरी से इसको हम लोग काट सकते हैं, विच कैन बी कट बाय नाइफ। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ। अगर हार्ड है तो स्ट्रांग भी होगा, ठीक है। अगर हार्ड है तो स्ट्रांग भी होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, स्ट्रांग, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम तो बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब मेटल उतना जल्दी ब्रेक नहीं करता है, उतना जल्दी नहीं टूटता है। ओके गाइस, ये सिर्फ सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, सोडियम पोटेशियम उतना हार्ड नहीं होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। स्टेट मेटल जनरली हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कब, रूम टेम्परेचर। मैंने आप लोग को बताया था रूम टेम्परेचर क्या होता है, 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक, ये रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड जो होता है, मेटल जो होता है जनरली सॉलिड फॉर्म में, तो एक्सेप्ट मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। इसलिए मरकरी को थर्मोमीटर में यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, साउंड। मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। मेटल क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड। आप देखते होंगे कि दरवाजे वगैरह जो लोहे की पड़ी होती है, जब हम उसको हाथ से मारते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, सोनोरस होते हैं, मतलब
मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हम पहले बोले कि इसमें ज्यादा टाइम में नहीं दूंगा। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसी के कारण हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है वो जनरली कॉपर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा हीट इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैलिबिलिटी, मैंने आपको उस टाइम डिफिनेशन में ही बताया। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विच कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट, विच कैन बी बिटेन इनटू थीन शीट, जिसको हम लोग ठोक ठोक के पतले चादर में बदल सकते हैं। तो ये मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर मेलिबल विच कैन बी हैमर इनटू, विच कैन बी बिटेन इनटू थीन शीट। डक्टिलिटी मैंने आप लोग को बताया, डक्टिलिटी क्या होता है? कि विच कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, जिसको वायर बना सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि सोना चांदी क्या है? सब मेटल है, तो इसका ज्वेलरी बनाया जाता है। पतले पतले तार धागा टाइप आप देखते हैं कि ज्वेलरी में यूज किया जाता है। तो सिर्फ सोने का तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो होता है वो आपका गोल्ड सिल्वर का होता है। इसीलिए ये सब चीजों का आपका क्या बोलते हैं, ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, क्योंकि डक्टिलिटी उसको बहुत आसान होता है, उसको इजीली हम लोग पतले तार में ड्रॉन कर सकते हैं। और वही कारण होता है, आपको पता होगा, मैं बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम सोने लगभग 1 ग्राम जो सोना होता है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे तार में उसको ड्रॉन किया जा सकता है। सो मेटल्स आर मेलिबल, मेटल्स आर मेलिबल। ओके गाइज, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको अभी मैंने बताया ऊपर में कि इसका जो स्टेट होता है जनरली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, जनरली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता तो आपको पता होगा कि सॉलिड स्टेट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड से और गैसेस से ज्यादा होता है। देयरफॉर मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट जो सॉफ्ट मेटल है, अल्कली मेटल जो मैं आपको बताया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम भी। तो ये सब क्या है? दीज आर द मेटल्स विच हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट मोस्टली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, अगर हार्ड है तो डेंसिटी हाई होगा। डेंसिटी में आपको बताया था व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो मेटल्स का जो डेंसिटी होता है जनरली हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। कलर जो होता है, कलर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, जनरली जो मेटल्स का कलर होता है वो ग्रे होता है। एक्सेप्शनल जैसे गोल्ड, कॉपर, गोल्ड का आप जानते हैं गोल्ड कलर होता है, तो ये सब एक्सेप्शनल है, लेकिन मोस्टली मेटल का जो कलर होता है ग्रे होता है। जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का, आयरन का, तो ये सारी चीजें का जो आपका कलर होता है वो ग्रे कलर होता है। सो स्टूडेंट्स, these were the physical properties of what? Metal. These were the physical properties of metal. I hope यहां तक आपको चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रॉक करके इसका नोट्स बनाते जाएंगे। और दूसरा चीज, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो स्टूडेंट्स हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और क्वेश्चन भी आप जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको देख लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वी कैन मूव नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ओवर। Next, okay, physical properties is over. Now we will see chemical properties. Chemical properties of metal. Next we will see chemical properties of metal. So first property, reaction with oxygen. Okay students, so we will see what happens when a metal react with oxygen. So it's a very simple, whenever any metal react with, most of the metal forms metal oxides. Whenever a metal react with oxygen, then most of the metals forms metal oxides.
वो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं ये जनरल फॉर्म कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। सो वी विल सम एग्जांपल्स। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, पोटेशियम का रिएक्शन, जब पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा, मेटल अगर ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्सीजन से तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से तो कैल्शियम ऑक्साइड। सो लाइक दिस वे मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो यू कैन सी देयर इज रिएक्शन, पोटेशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स K2O। आप देख सकते हैं K पोटेशियम हो गया और ऑक्सीजन है ये, तो ऑक्सीजन किस तरह से लिखा जाता है, वो 2 में लिखा जाता है, तो क्या फॉर्मेशन होगा हमारा, K2O होगा। K2O हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे हमारा केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ये पोटेशियम है। मैं आपको फिर से बता दे रहा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब आपको कोई बोल देगा कि पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, आपको बोल देगा कि पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो क्या है, पोटेशियम का हम आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिखते हैं। पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, +1। पोटेशियम का जो वैलेंसी कितना होता है, +1, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, -2। -2 होता है, कितना होता है, -2। तो मैं आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये 2 चला जाएगा आपका पोटेशियम में और 1 चला जाएगा ऑक्सीजन में, तो 2 पोटेशियम में जाएगा तो K2 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन में जाएगा तो O हो जाएगा। ये O2 मॉलिक्यूल है, इसको हमको लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ O हम मान्यता रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2O। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आप 4 लगाएंगे तो बैलेंस किया गया। इधर आप देख सकते हैं इधर 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे 2 लगाया गया ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 लगाए तो ये आपका पोटेशियम 4 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम 4 हो गया तो यहाँ पे भी 4 लगा दिया गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मेटल विथ ऑक्सीजन, जब कॉपर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बट कॉपर जो है आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर उतना रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कॉपर जो है रूम टेम्परेचर में, कॉपर जो होता है रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये कब रिएक्ट करेगा, जब कॉपर को हम लोग बर्न करेंगे, कॉपर का टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे, तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। कब, जब टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई कर देंगे, टेम्परेचर बहुत ही हाई कर देंगे। तो आप किस चीज को देखना पड़ेगा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड देगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि कॉपर रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, CuO। अब CuO का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉपर है ऑक्सीजन है, कॉपर का भी +2 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का भी -2 वैलेंसी होता है। ये 2 कट गया तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों तरफ 1 ही होगा, तो क्या बनेगा, CuO बनेगा, सिंपल। तो इसलिए यहाँ CuO हुआ है। अब स्टूडेंट और भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन का ले सकते हैं। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे सोडियम का लिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो इस तरह से आप अपने से 1-2 एग्जांपल और ले लेंगे। सो इट वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन व्हाट हैपेंस। जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ओके, सो मेटल्स रिएक्ट फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मेटल यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। लेकिन
एक चीज यहां पे गौर करने वाली बात है, जो हायर रिएक्टिव मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो मेटल आपका ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम। लेकिन जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, वो आपका गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, वो आपका ना ही ठंडे पानी के साथ आपका रिएक्ट करेगा, ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, वो वेपर के साथ रिएक्ट करेगा। तो वी विल सी वन बाय वन, हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कैसे आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। वी विल सी वन एग्जांपल। ओके गाइज, तो हम लोग देखें, ये चीज हम लोगों ने देख चुका है कि क्या होता है, मेटल आपका फॉर्म करता है। हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर। आपको पता है कि सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम कैन कैच फायर इन ओपन एयर। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि उसको खुले हवा में रख देंगे तो वो आग पकड़ लेगा। देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। उसे केरोसिन तेल में रखा जाता है ताकि वो आपका जो ओपन एयर में आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग ना पकड़ ले। दैट इज वाई सोडियम एंड पोटेशियम दीज मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम वाटर के साथ H2O, ये आपका वाटर का फॉर्मूला है। तो सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये बेस है। क्या है ये? बेस है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। और ये साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज किया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। अगर पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। साथ में क्या करेगा? आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ठंडे पानी है। ये कैसा पानी है? ये कोल्ड वाटर है। कैसा पानी है ये कोल्ड वाटर है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम जब इसी तरह से, अब कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर CaOH का होल 2 ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको फिर से बताया कि इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ये Ca है, ये OH है। ये OH क्या है? एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसका वैलेंसी कैल्शियम का +2 होता है और ये OH का -1 होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 कैल्शियम में चला जाएगा तो Ca का Ca ही रहेगा, लेकिन सॉरी ये Ca का Ca ही रहेगा। और ये 2 जो है हाइड्रोक्साइड में चला जाएगा तो ये OH का होल 2 बन जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस इज गिवन। तो ये कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। किस चीज का रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस का। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ हीट भी निकालता है ये। यहाँ पे और भी क्या प्रोड्यूस होता है? साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। आप लोग देखते होंगे कि घरों में जब चूने को पानी में डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो गर्म भी हो जाता है बर्तन। क्यों? क्योंकि वहां से हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो उसमें कैल्शियम होती है। उस चूने में क्या होती है? कैल्शियम भी होती है। नाउ हम लोग चलते हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। ये भी आपका ठंडा पानी था, लेकिन मैग्नीशियम जो है एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए आपको कैसा पानी देना पड़ेगा? हॉट वाटर देना पड़ेगा। ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग हॉट वाटर रख देते हैं तो रिएक्शन बहुत ही तेजी से होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एंड रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्साइड क्या होती है? हाइड्रोक्साइड बेस होती है। क्या होती है गाइस? बेस होती है। तो आप देख रहे हैं हम 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं साथ ही साथ में, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। मैग्नीशियम का मैंने अभी आपको दिखाया कि मैग्नीशियम जब रिएक्शन का, हाँ
व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। मैंने आपको क्या बताया कि पिछले स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया इस स्लाइड में कि ये मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। और यहाँ पे क्या करेगा, जब ठंडे पानी लेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर यही ठंडे पानी की जगह हम स्टीम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हम स्टीम ले लेंगे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब मेटल गर्म पानी या स्टीम के साथ, मेटल गर्म पानी या स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जब मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैग्नीशियम का ही रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो वाटर है ये स्टीम है, क्या है, ये स्टीम है। क्या लिया गया यहाँ पे, स्टीम लिया गया है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ वाटर। So reaction of aluminium with metal, aluminium metal with cold water is too slow to come into notice, but when a steam is passed over aluminium metal, aluminium oxide and hydrogen gas is produced. अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज ये भी मैंने आपको बताया कि अगर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू से हम लोग स्टीम पास कराएंगे, इसको हम लोग ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करवाएंगे। तो यहां पे ये क्या है, ये भी यहां पे स्टीम है। तो ये स्टीम लिया तो मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और यहां से हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि और यहां पे जिंक का एग्जांपल दिया हुआ है। ये भी जिंक भी आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कराएगा, इसको भी स्टीम के साथ करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, आयरन बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये भी आपका ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत स्लो होगा। तो इसको जब हम लोग इसमें भी क्या है, देखिए रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर वेरी स्लो एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर लॉन्ग टाइम, आयरन फॉर्म्स रस्ट, आयरन ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर आयरन मेटल। तो भाई आप देखते होंगे, एक चीज आयरन के बारे में मैं आपको बताता हूं, देखते होंगे कि लोहे को अगर हम लंबे समय तक बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। वो जंग क्या है, जंग रस्ट है। रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। तो वो स्लो प्रोसेस से आप देखते हैं कि लोहे छोड़ते तो तुरंत जंग नहीं लगती है, इट टेक्स 1 month 2 months 6 months 1 year ऑल्सो इट टेक्स, तो इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर आयरन मेटल के ऊपर स्टीम पास कराएंगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, ये है आपका Fe3O4, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, Fe3O4, आयरन 3 ऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आयरन 3 ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने यहां तक देखा। तो ये चीजें हम लोग यहां तक देखे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। तो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, डिफिनेशन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों टच किया है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, और जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो विल गेट द नोटिफिकेशन। वीडियो को भी लाइक भी करेंगे, अंगूठे का निशान जो है उसको प्रेस करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग नोट्स बना लेंगे, तब तक के लिए हैव योर फन।